Hello everyone. So today we are going to discuss one of the most important series and यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं यूजी से नेट पॉलिटिकल साइंस के बारे में दैट व्हाट इज़ द राइट अप्रोच टू टैकल दिस एग्ज़ाम। किस तरीके से हम पॉलिटिकल साइंस में अपना कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं फॉर नेट एंड जेआरएफ। और देखो ऐसा नहीं है कि इट्स अ वेरी टफ जॉब, सिंस द नोटिफिकेशन इज आउट स्टूडेंट्स में थोड़ा सा क्योस आ गया है, क्या करें अब तो बहुत कम टाइम बचा हुआ है। बट नहीं, अगर आप स्ट्रक्चर्ड वे में सिलेबस को समझते हुए अगर आप सही तरीके से गाइडेंस में अगर आप प्रिपरेशन करते हो देन डेफिनेटली दिस एग्जाम इज़ वेरी मच अप्रोचेबल और आसानी से इस एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है। पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि काफ़ी स्टैटिक सब्जेक्ट नहीं है, इट्स मोर ऑफ अ डायनेमिक इन नेचर। क्योंकि अगर हम 10 यूनिट में अगर हम 8 यूनिट को देखें तो वहाँ पे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं करंट अफेयर से रिलेट करके पूछे जा रहे हैं। अभी रिसेंटली 2022 का पेपर जो कंडक्ट हुआ था उसके कुछ क्वेश्चंस को भी मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है कि व्हाट इज़ द राइट वे टू अप्रोच द क्वेश्चन। ठीक है, सो आज हम किन किन चीज़ों पे देखेंगे, लाइक द सिलेबस, द पैटर्न एंड द राइट अप्रोच, लाइक हाउ कैन यू गेट दिस पॉलिटिकल साइंस और कैसे आप इस सब्जेक्ट के साथ आपको डील करना है। क्लियर? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू डिस्कस द सिलेबस, लाइक व्हाट इज द करेक्ट वे एंड हाउ वी कैन अप्रोच दिस सब्जेक्ट। सो नंबर वन जो है वी हैव पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी से सभी स्टूडेंट्स को डर लगता है, पता नहीं क्या है, इस कितने सारे थिंकर्स के बारे में पढ़ना होगा, कैसे एक दूसरे को डिफ्रेंशिएट करेंगे। बट देखो वो जो थिंकर्स है ना वो क्या है, लाइक दे आर लाइक अस। हम किसी के बारे में कोई चीज़ सोच रहे हैं, सो दैट इज ऑल्सो देयर थॉट। अब उन्होंने अपने थॉट को प्रूव करा है, दैट्स वाई इट हैज बिकम थ्योरी, राइट? So number one, we'll be doing the important concepts such as liberty, equality, justice, right, democracy, power and citizenship. क्यों इम्पॉर्टेंट है ये? क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट से क्लियर नहीं होंगे तो पूरा का पूरा पॉलिटिकल साइंस इसके ऊपर बेस्ड है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये स्ट्रक्चर्ड वे में ये चीज़ें क्लियर हो, क्योंकि यहाँ से भी आपको एनालिटिकल क्वेश्चंस आते हैं दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिफाइंस द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। अब लिबर्टी में भी हम देखेंगे कि बहुत सारे थिंकर्स हैं, लाइक व्हाट इज पॉजिटिव लिबर्टी, व्हाट इज नेगेटिव लिबर्टी, व्हाट इज द एक्चुअल लिबर्टी। ठीक है, सो उसको समझना है, यहाँ पे कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की जरूरत है। नाउ सेकेंडली, बिफोर अंडरस्टैंडिंग दिस, like we need to understand that how this political science evolved or what is the right strategy that you can study and you can approach this subject. So पहले हम बात करते हैं कि पॉलिटिकल साइंस का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैड दिस ग्रीक पॉइंट ऑफ व्यू। सो ग्रीक में सिटी स्टेट का कॉन्सेप्ट हुआ करता था। ठीक है, देवर बहुत सारे सिटी स्टेट्स हैं एंड ऑब्वियसली दे वर हैविंग वॉर, सब आपस में लड़ रहे हैं, किस लिए? रिसोर्सेज के लिए, पावर के लिए। ठीक है, एंड लास्ट में वी हैव टू मेजर सिटी स्टेट, एक है आपका एथेंस और दूसरा है आपका स्पार्टा। सो एथेंस और स्पार्टा में क्या होता है, लड़ाई होती है एंड दैट इज द फेमस पेलोपेनेशियन वॉर। ठीक है, ये पेलोपेनेशियन वॉर किसने लिखा है? दिस इज रिटन बाय थ्यूकिडिड्स। ठीक है, तो थ्यूकिडिड्स के राइटिंग से हमें पता चलता है कि अच्छा ऐसा कुछ पेलोपेनेशियन वॉर था जिसमें कि एथेंस जो है वो जीत जाता है और स्पार्टा हार जाता है। नो, स्पार्टा, एथेंस वाज डिफीटेड एंड स्पार्टा वन द सीरीज, राइट? सो एथेंस को बिलोंग करता था प्लेटो, और प्लेटो जो था ही वॉज अ वेरी गुड नेशनलिस्ट, उसको अपने देश से बहुत प्यार था। स्टार्टिंग में वो क्या बनना चाहता था? एडमिनिस्ट्रेटर। लेकिन बाद में जब वो हार गया तो उसको लगा कि नहीं, व्हाट, क्यों हारा मेरा, वाई माई कंट्री फेल। सो यहाँ पे वो अपनी थ्योरी देगा जिसको कि हम अलग से वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में डिस्कस करेंगे। लाइक विल बी डिस्कसिंग अबाउट प्लेटो, विल बी डिस्कसिंग अबाउट दिस एरिस्टोटल, विल बी डिस्कसिंग अबाउट सॉक्रेटिस। प्री सॉक्रेटिक एरा में भी ऐसे जो थिंकर्स हैं उनके बारे में भी हम थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे, राइट? स्पार्टा जीत तो जाता है लेकिन दैट इज अ मिथ। ओके, वॉर इज अ मिथ। आपको लगता है कि आप वॉर में जीत रहे हो और आपको लग रहा है कि हाँ आपको रिसोर्सेज मिलने वाले, नाउ दैट इज अ मिथ। वाई? क्यों? क्योंकि जब भी वॉर में आप जीतते हो तो आपको ऐसा लगता है आप जीत रहे हो, बट पीछे अगर आप देखो तो आपके बहुत सारे सोल्जर्स डाई आउट हो चुके हैं,
आपकी बहुत सारी रिसोर्सेज ख़त्म हो चुकी है, उन रिसोर्सेज को आप अपने नेशन डेवलपमेंट में कर सकते थे। पॉवर्टी एलिवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बहुत सारी फील्ड्स हैं जहाँ पे हमें काम करने की ज़रूरत है। सो वॉर इज़ नेवर एन ऑप्शन, राइट। सो यहाँ पे क्या हुआ, लाइक ग्रीक सिटी स्टेट जो था ये ख़त्म हो जाता है, और जब स्पार्टा ये जीत तो जाता है, बट उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे लाइक वी हैव फिलिप ऑफ मैसेडोनिया, अलेक्जेंडर द ग्रेट, ये सब आते हैं, ठीक है, जितने भी एस्पिरेशनल हैं कि हाँ हमें चाहिए ये चीज़, वो सब आते हैं, एंड फाइनली वो क्या करते हैं, दे आर फॉर्मिंग दिस रोमन एम्पायर। अब ये क्या हो गया, एम्पायर हो गया। नाउ व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एम्पायर एंड सिटी स्टेट? देखो एम्पायर के अंदर ना बहुत सारे सिटी स्टेट्स होते हैं, सो इट्स बेसिकली अ बिग एंटिटी, है ना। नाउ अब रोमन एम्पायर बन चुका है, मगर यहाँ पे भी दिक्कत है, क्यों? बिकॉज हियर कम्स द थ्योरी ऑफ टू स्वर्ड्स, पोप और किंग दोनों आपस में लड़ रहे हैं, कौन महान है ना। जो पोप बोलता है नहीं नहीं चर्च इज बेटर, किंग बोलता है नहीं नहीं मैं महान हूँ। देन 30 ईयर्स तक ये लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, एंड फाइनली ट्रीटी ऑफ वेस्ट फेलिया is signed in 1648 and this marked the end of this war. Clear? So अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले जो वर्ल्ड ऑर्डर है, सबसे पहले वी हैव दिस ग्रीस में सिटी स्टेट, उसके बाद से रोमन एम्पायर, एंड देन केम योर ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया। नाउ ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के बाद आपका जो टिल वर्ल्ड वॉर 2, राइट, ये रहता है आपका एक वर्ल्ड ऑर्डर। देन वर्ल्ड वॉर 2 से लेके टिल 1991 वी हैव कोल्ड वॉर का एरा। देन कोल्ड वॉर 1991 में डिसइंटीग्रेशन होता है यूएसएसआर का, और यूएसए जो है एक हेजिमनी बन के आ जाता है। क्लियर? सो यहाँ पे दिस कोल्ड वॉर का एरा जो है वो खत्म होता है। देन 1991 से लेकर के 2000 तक वी हैव द वर्ल्ड ऑर्डर ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, विच इज एक्चुअली कॉल्ड द पोस्ट कोल्ड वॉर, or you can say 2000 onward is your globalization. Now we can actually think about deglobalization after this post covid era. तो हर एक जो वर्ल्ड ऑर्डर है इसमें हम थिंकर्स के बारे में समझेंगे, हम लोग थ्योरीज को देखेंगे कि किस किस टाइम पे किस किस तरीके से थिंकर्स आते हैं, बिकॉज यू नो पॉलिटिकल साइंस इज नथिंग बट इट इज द स्टडी ऑफ एन एज विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड स्पेस। हम वर्ल्ड ऑर्डर को समझ रहे हैं, हम लोग पॉलिटिकल रिजीम को समझने की कोशिश कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द पॉलिटिकल इवेंट्स एंड फिनोमेना। तो इसके लिए आपको उसी सीक्वेंस में पढ़ने की ज़रूरत है। सो हाफ ऑफ द स्टोरी इज डन, आपको ये पता चल जाता है कि अच्छा मुझे किस तरीके से पढ़ना है, क्या अप्रोच करना है। क्लियर? देन वी विल बी डूइंग दिस पॉलिटिकल ट्रेडिशन। नाउ दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, लिबरलिज्म, इज्म, राइट, कंजर्वेटिज्म, socialism, Marxism, feminism, ecologism, multiculturalism and postmodernism. Okay, now postmodernism very important, multiculturalism, ecologism, environment को बचाना है हमें, we have to work toward the sustainable goals, जो 17 SDGs हैं उसको हमें सही तरीके से वर्कआउट करना है। तो उसके लिए क्या डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स लाए जा सकते हैं, या फिर ये जो वर्ल्ड है ये किस तरीके से एक साथ काम कर सकता है। So yeah, this is the number one that is related to your political theory and tradition. इसके बाद जो next second unit है ये बात करता है thought की, ठीक है। Now what is this thought about? देखो यहाँ पे again हम ancient political thinkers की बात करते हैं, ठीक है, जैसे आपका कॉन्फ्यूशियस है, प्लेटो है, एरिस्टोटल है, इसके पहले के भी प्री जो सॉक्रेटिक एरा के थिंकर्स हैं, या फिर बहुत सारे थिंकर्स हैं जो कि आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, बट द क्वेश्चन इज आस्क्ड, ठीक है। सो सिलेबस में नहीं दिया, बट वो कहीं ना कहीं किसी थिंकर को या तो क्रिटिसाइज कर रहा है, या तो बता रहा है, या फिर उसने कुछ इंपॉर्टेंट बुक लिख दी, या फिर उसने कोई कमेंट दे दिया। तो द वन विच इज नॉट डिफाइंड इन सिलेबस इज ऑल्सो बीइंग आस्क्ड, बट इतना वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि अगर हाँ आप इसको जान रहे हो तो इसके कंटेम्प्रेरी थिंकर्स को भी आपको जानना पड़ेगा।
क्लियर। देन ये जितने भी थिंकर्स हैं, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो, हीगल, मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट, इन सबको समझना किस तरीके से हमें, लाइक जब आप मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट को पढ़ रहे हो, देन स्टार्ट थिंकिंग लाइक मैरी, ओके। यू हैव टू एक्चुअली कॉन्सेप्चुअलाइज, समझो कि किस तरीके से वो सोच रही है, क्या तरीका है उसका सोचने का, राइट। तभी आप उसको समझ पाओगे। जब कार्ल मार्क्स को पढ़ रहे हो ना, देन स्टार्ट थिंकिंग लाइक मार्क्स, क्या होगा, कैसे करूँ मैं, कैसे वर्ल्ड, ये जो यूटोपिया है इसको कैसे खत्म, मतलब कैसे क्रिएट करूँ, ठीक है, कैसे मैं एलीट क्लास को खत्म करूँ, ये सोशल ऑर्डर जो है इसको कैसे मेंटेन करूँ, समझो कि वही बेस्ट है, तभी आप उसको समझोगे। अब प्लेटो को पढ़ रहे हो और अगर एरिस्टोटल वाला दिमाग चलाओगे फिर तो प्लेटो को समझ ही नहीं पाओगे ना, राइट। सो व्हेनेवर यू आर स्टडिंग अ थिंकर, देन स्टार्ट थिंकिंग लाइक दैट पर्सन, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड हिज थॉट, तभी आप उसके थॉट को समझ पाओगे और तभी आप उसकी थिंकिंग को समझ पाओगे। क्लियर। नाउ देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं विच इज बीइंग आस्क्ड, जो आपका 2022 में ही आया था। जैसे अगर हम देखें यहाँ पे, सो वी हैव दिस क्वेश्चन, और ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल हो गया था इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे आपको समझाने के लिए डाला है। क्वेश्चन बोल रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द एडिटर ऑफ द बुक द इंडियन पैराडॉक्स, ठीक है। ऑप्शन में वी हैव दिस मायरन वीनर एंड वी ऑल्सो हैड आशुतोष वार्ष्णेय। अब अगर आप ध्यान से देखो इस बुक को, द इंडियन पैराडॉक्स एसे इन इंडियन पॉलिटिक्स, नाउ इसके ऑथर ये है लेकिन इसको एडिट किसने किया है, आशुतोष वार्ष्णेय ने। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द एडिटर, ऑप्शन में ये दोनों थे। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या, अरे वाह बड़ा इजी क्वेश्चन है, ये तो किताब मेरे पास पड़ी हुई है और इसी का देखो ऑथर आ गया, बट नहीं, एग्जामिनर आपसे एडिटर पूछ रहा है ना कि ऑथर। आर यू गेटिंग द पॉइंट, हाउ यू हैव टू रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत बार बच्चे जो है ना क्वेश्चन को ही सही से नहीं पढ़ते और वो क्वेश्चन को गलत करके आ जाते हैं, उन्हें लगता है वाह वाह सही है, एंड जब आंसर किया आता तो पता चलता है शिट आंसर गलत है, ठीक है। सो इस चीज से बचना है, ओके। और उसी अकॉर्डिंग हम काम करते हैं ताकि आपका ये जो मेहनत है वो कम हो जाए। अब यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन है, एरिस्टोटल क्या बोलता है, ठीक है। फ्रॉम द आवर ऑफ बर्थ सम मेन आर मार्क्ड फॉर द सब्जुगेशन एंड अदर्स फॉर रूल। जी हाँ बिल्कुल, एरिस्टोटल का फेमस सेइंग है ये। उसके अलावा द मैन ऑफ कैपेसिटी, फोरसाइट, सेल्फ रिलायंस एंड लाइफ ऑफ वर्च्यू आर इंटेंडेड बाय द नेचर टू वर्क विद देयर माइंड। सही बात है, ऐसे लोग जिनके पास कैपेसिटी है, फोरसाइटेडनेस है, उन्हें पता चल रहा है कि हाँ आगे क्या करना है मुझे, ठीक है, उन्हें ये चीज क्लियर है, लाइक व्हाट इज माय एस्पिरेशन, सेल्फ रिलायंस है ना, खुद ही करेंगे। ये लोग जो होते हैं, ठीक है, ये अपने माइंड से वर्क करते हैं। नाउ दे हैव कैपेसिटी टू डिस्चार्ज इंटेलिजेंटली देयर ओन ड्यूटीज ओनली। नाउ दिस इज अ स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू स्लेवरी, मशीन विदाउट हैविंग एनी कैपेसिटी टू एम्प्लॉय रीजन। अब देखो ये जो थर्ड स्टेटमेंट है ना, इसको अगर आप ध्यान से पढ़ो, दैट दे हैव कैपेसिटी टू डिस्चार्ज इंटेलिजेंटली देयर ओन ड्यूटीज, एंड दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू स्लेवरी, यानी कि स्लेव्स के बारे में ये स्टेटमेंट है। तो क्या ये सही है? नहीं, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। So statement C is false. So obviously A, B, D identify the points justifying slavery as per एरिस्टोटल, राइट। सो यहाँ पे अगर आप देखो तो एक बुक है, दिस बुक इज बाय सुब्रता मुखर्जी एंड सुशीला रामास्वामी, अ हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट। इस बुक का ये पेज पे अगर आप ध्यान से देखो, एरिस्टोटल बिलीव दैट men differed from one another in their abilities, mental faculties and justify slavery। ये जस्टिफाई करते हैं स्लेवरी को कि इन लोगों के अंदर ये क्वालिटीज क्या होती है, नहीं होती। A slave could not govern himself। जो स्लेव है वो खुद से खुद को गवर्न कर ही नहीं सकता, फॉर he lacked the reason to do so। उसको लगता है नहीं बहुत सही है जो मिल रहा है, इसी में खुश हैं, है ना। क्योंकि जब भी आप सोसाइटी से कुछ अलग करना चाहते हो ना, तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ता है, और कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना चाहता है, बिकॉज वी आर वेरी सेटिस्फाइड पीपल। क्लियर। सो इसी से जो एरिस्टोटल है वो डिफ्रेंशिएट कर रहा है कि अच्छा जो सेल्फ सफिशिएंट पीपल होते हैं और जो स्लेव होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है, समझ में आ रहा है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड। अब इसमें कुछ रटने वाली चीज नहीं थी, अगर आपको एरिस्टोटल का व्यू पॉइंट पता है तो आप इस आंसर को इजिली क्रैक कर सकते थे। नाउ नेक्स्ट, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के बाद
We'll be doing the Indian political thought. Indian political thought में we start from the धर्मशास्त्र, कौटिल्य, अग्निसूत्र. Now बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के बारे में पढ़ेंगे हम, बर्नी, कबीर, पंडिता रामाबाई एंड सो मेनी मोर, है ना. इन सब के थॉट्स को पढ़ेंगे हम, उनको समझेंगे, लाइक उनकी क्या आइडियोलॉजी थी, उनका क्या थॉट था, कैसे वो सोसाइटी में क्या क्या चीज़ें इन्होंने इम्पॉर्टेंट मार्क करी है, इनके क्या इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं, इनके ऊपर क्या इंपॉर्टेंट कमेंट्स किए गए हैं. सो यहाँ से यूजीसी नेट जो है वो क्वेश्चन पूछता है. सो विल बी डूइंग इन डिटेल ये सारा कुछ. देन कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस. अब देखो ये यूनिट जो है ये यूनिट 4 है, बट मैं ये यूनिट जो है सबसे लास्ट में करवाती हूँ. क्यों? बिकॉज कंपैरिजन आप तभी कर पाओगे जब आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी. बिना बेसिक अंडरस्टैंडिंग के यू कैन नॉट कंपेयर लाइक व्हाट इज कॉलोनाइजेशन, व्हाट इज डीकॉलोनाइजेशन, उन दोनों एरा में क्या डिफरेंसेस थे. सो यस, फॉर्म्स ऑफ कॉलोनियलिज्म, एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल, डीकॉलोनाइजेशन, नेशनलिज्म क्या था यूरोप में, नॉन यूरोपियन. सो या पॉलिटिकल, डिफरेंट पॉलिटिकल रिजीम्स को पढ़ेंगे हम. ओके, डेमोक्रेटाइजेशन, एक्टर, प्रोसेस, पॉलिटिकल पार्टीज, एनजीओज. तो इन सब के बीच में हमें कंपेयर करना है. अब यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन है जो अभी रिसेंटली 2022 में पूछा गया था. व्हाट दिस क्वेश्चन इज आस्किंग, a student of comparative politics should study the behavior of voters. A student of comparative politics has to deal with the entire political system. Now statement 1, this is assertion and reason. assertion reason में क्या होता है, एक स्टेटमेंट दिया होता है, नीचे आपका रीजन दिया होता है, आपको पता करना पड़ता है कि क्या assertion सही है, क्या रीजन सही है, क्या ये दोनों एज अ इंडिविजुअल स्टेटमेंट सही है, और क्या जो assertion दिया है उसका रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. सो नाउ दिस इज अ कंप्लीट एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन. इसको तो रट के आप कर ही नहीं सकते हो. क्लियर? सो देखो, अगर आप देखो ये जो सब्जेक्ट है दोनों ये स्टेटमेंट का, हाँ जी बिल्कुल, बिहेवियर ऑफ वोटर को पढ़ना पड़ेगा. आप कंपेयर करोगे कि हाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो वोटर्स होते हैं उनका क्या बिहेवियर पैटर्न है, और इनको इंटायर पॉलिटिकल सिस्टम से भी डील करना पड़ता है क्योंकि भैया पूरे को कंपेयर करना है. बट इज दिस द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन? नो. क्लियर? अब देखो ये जो है दिस आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, बिकॉज जो स्टूडेंट होता है ना वो पॉलिटिकल कल्चर उसको पढ़ना है, इलेक्टोरल डेटा शिफ्ट्स को पढ़ना है, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को पढ़ना है, वोटर का परसेप्शन क्या होता है, इमोशन क्या होता है. ठीक है? एंड द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ द वोटिंग बिहेवियर, बट टू डील विद अंडरस्टैंडिंग द एंटायर पॉलिटिकल सिस्टम इज वन ऑफ द रीजन. ठीक है? सो ऑब्वियसली द बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बट ये कॉम्प्रिहेंसिव रीजन नहीं था उस असर्शन का. सो दिस इज हाउ यू हैव टू थिंक, और वो तभी आएगी जब आपकी एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप्ड है. नाउ नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, वेरी 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 कह सकते हो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, इंटरनेशनल रिलेशंस. मगर आईआर को समझने के लिए आपको थोड़ा बहुत वर्ल्ड हिस्ट्री को भी समझना होगा. यू हैव टू स्टडी व्हाट इज फ्रेंच रिवोल्यूशन, अमेरिकन रिवोल्यूशन, कैसे कैसे जो चीज़ें हैं वो चेंज हुई. सो आईआर को पढ़ाने के पहले मैं अपने स्टूडेंट्स को वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ाती हूँ. वी स्टडी लाइक व्हाट इज दिस एनलाइटनमेंट, एज ऑफ रेनेसां क्या था. जैसे पहले क्या था ना कि बीमारी हो गई तो लोग कहते थे तुमने बुरे कर्म किए इसलिए तुमको बीमारी हो गई, वो जो डार्क एज था. फिर अचानक से वी हैव दिस बैक्टीरिया पता चलता है ना, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज. ये अच्छा कुछ बैक्टीरिया वायरस है इसकी वजह से बीमारी हो रही है, बुरे कर्मों की वजह से नहीं हो रही है. गैलीलियो का टेलीस्कोप आ जाता है. ठीक है? कोपरनिकस की थ्योरी आती है. सो लॉट ऑफ चेंजेस आर गोइंग ऑन, है ना. इसीलिए हम इसको कहते हैं एज ऑफ रेनेसां, एनलाइटनमेंट. ठीक है? देन लोगों को लगता है नहीं नहीं हमें तो राइट्स चाहिए, लिबर्टी, इक्वालिटी, फेटर्निटी. सो सीरीज ऑफ रिवोल्यूशंस होते हैं. उन सब रिवोल्यूशंस को समझोगे देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड इंटरनेशनल रिलेशन. क्योंकि देखो इंटरनेशनल रिलेशन पहले सब्जेक्ट था ही नहीं. वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे लाइक स्पेसिफिकली जो स्कॉलर्स थे उन्होंने आईआर के ऊपर काम करना स्टार्ट किया. बिकॉज वर्ल्ड वॉर 1 के बाद वर्ल्ड वॉर 2 होता है, तो भाई ऐसा सिचुएशन फिर से वापस ना क्रिएट हो. विल बी डीलिंग स्पेसिफिकली विद द गेम थ्योरी. नाउ गेम थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसमें आपको समझ में आता है कि अच्छा ये वॉर जो है दिस इज जस्ट एन इल्यूजन. क्लियर? यहाँ पे भी हम बहुत सारे अप्रोचेस को पढ़ेंगे, जैसे आइडियलिज्म है, रियलिज्म है. ठीक है? न्यू रियलिज्म है, स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म है, नियो मीन्स न्यू ओरिएंटलिज्म है, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म है. बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे हम. नॉन स्टेट एक्टर्स, पावर. ठीक है? अब देखो पावर क्या है, लाइक अगर मैं स्टेट को बात करूं सो स्टेट क्या है? स्टेट इज डिफाइंड जो
जो नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट है, सो नेशन स्टेट में क्या होता है ना, कुछ की फैक्टर्स होते हैं। आपका एक सर्टेन टेरिटरी होनी चाहिए, उसमें कुछ पॉपुलेशन होना चाहिए, देयर शुड बी अ गवर्नमेंट, देयर शुड बी सॉवरनिटी, राइट। सो गवर्नमेंट जब भी आता है ना, तो स्टेट को कैप्चर करने के लिए या फिर कह सकते हो गवर्न करने के लिए वी नीड गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट का मेन काम क्या है? गवर्नेंस करना। गवर्नेंस कैसे करता है वो? क्योंकि हम उसको पावर देते हैं। पावर कैसे आता है? अथॉरिटी के थ्रू, ठीक है। सो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट को पढ़ेंगे और वहां पे हम देखेंगे किस तरीके से उस पर्सन को या फिर उस पॉलिटिकल सिस्टम को हम पावर दे रहे हैं एंड हाउ इट इज रूलिंग। क्लियर? सो पावर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एंड अगेन विल बी डीलिंग विद द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉफ्ट पावर, हार्ड पावर, राइट, कैसे ये करता है। देन यूएन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, चेंजिंग वॉरफेयर का नेचर, पहले क्या वॉर था, अब क्या है। अब तो भैया नहीं कर सकते ना हम वॉर जैसे सिचुएशन, बिकॉज एवरी नेशन इज न्यूक्लियर आर्म्ड, न्यूक्लियर कैपेसिटी सबके पास है। Then we'll also be looking into the regional organization such as African Union, ASEAN, Shanghai Cooperation. Then challenges क्या क्या है? Human rights, migration and refugee, poverty, development, role of religion, culture and identity politics. So इन सब चीज़ों को भी हम डिस्कस करेंगे। Then we come to India's foreign policy. अब obviously IR के बाद will be coming to India's foreign policy. यहाँ पे हम इंडिया के foreign policy को डिस्कस करेंगे, like what is this इंडियाज नेगोशिएशन विद इंटरनेशनल रिजीम क्या है, ब्रिक्स, आसियान, नैम के बारे में पढ़ेंगे। ओके, विल बी स्टार्टिंग अबाउट द पंचशील एंड व्हाट आर द डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। नेक्स्ट, आईजीपी, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। अब देखो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड वी कैन नॉट जस्ट स्किप दिस। अभी जितने भी पॉलिटिकल इवेंट्स हो रहे हैं, जैसे रिसेंटली लास्ट ईयर वेस्ट बंगाल आस्क फॉर क्रिएशन ऑफ अ लेजिस्लेटिव काउंसिल। मैंने अपने स्टूडेंट्स को पहले ही बोला था ये क्वेश्चन आएगा। आर्टिकल 169 टॉक्स अबाउट द क्रिएशन और द एवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, राइट, एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड। देन एंटी डिफेक्शन लॉ। अब इतने सारे इस पे गोवा में भी हुआ काम, और भी स्टेट्स में ये चीज़ें हो रही थी। देन डेफिनेटली दैट क्वेश्चन विल बी आस्क्ड। अमेंडमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आए, क्योंकि ये जो चीज़ें जो भी रिसेंट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वहाँ से वो रिलेट करके यहाँ पे क्वेश्चन को पूछता है, ठीक है। लाइक विल बी डूइंग दिस आइडियोलॉजिकल मूविंग, कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स, ठीक है, ये पूरा एकदम डिटेल में करना है हमें, ठीक है, क्या क्या चीज़ें थी, व्हाट आर द अमेंडमेंट्स, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, पार्ट वाइज और आर्टिकल के साथ पढ़ेंगे हम। और पूरा आर्टिकल नहीं पढ़ना है कि हाँ पूरा 300-400 आर्टिकल बैठ के पढ़ रहे हो। मैं आई विल बी गिविंग यू 60 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, लाइक आई प्रोवाइड माई स्टूडेंट्स। देखो अपना काम बनने का है बस, तो अगर 60 आर्टिकल पढ़ के या फिर उसमें भी मैं इंपॉर्टेंट आपको अंडरलाइन करवा देती हूँ कि हाँ बस इन्हीं आर्टिकल्स को पढ़ना है, देन वाई टू गो फॉर लॉन्ग लिस्ट। क्लियर? सो नेक्स्ट, इसके बाद जो है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के बाद से पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया है, ठीक है। पॉलिटिकल प्रोसेस में अगेन रिलीजन, ट्राइब, कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, ठीक है, सोशल मूवमेंट्स, जो डिफरेंट सोशल मूवमेंट्स, अगेन फेमिनिस्ट मूवमेंट्स को पढ़ेंगे, सोशल मूवमेंट्स को पढ़ेंगे, इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स को पढ़ेंगे, ठीक है। विल बी लुकिंग इन द सिविल सोसाइटीज, व्हाट आर द नॉन पार्टी सोशल फॉर्मेशन, एनजीओ क्या होता है, एसएसजी क्या होते हैं, व्हाट आर द सोशल एक्शंस ग्रुप, व्हाट इज रीजनलाइजेशन, ठीक है। तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये यूनिट एंड बिलीव मी, लाइक व्हेन यू स्टडी दिस टॉपिक you actually get a lot to know about your political system। बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं और उस समय अपने स्टूडेंट्स को मैं बोलती हूँ that don't study this, है ना, इसको इमोशंस के साथ कभी मत पढ़ना, just try to think like a scholar, है ना, अपने आप को एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट की तरह सोचो और सोचो कि अगर आप स्कॉलर हो तो आप कैसे इंडिया में जो डेवलपमेंट्स हैं उसको कैसे बेटर कर सकते हो, देन ओनली यू कैन कम टू द राइट अप्रोच। क्लियर? सो या बिकॉज ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड है, इसमें कुछ भी रटने जैसी चीज़ें नहीं है। देन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये देखो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वैसे ऑल टुगेदर एक अलग सब्जेक्ट है, बट वी हैव अ यूनिट और ये स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत करता है। क्यों? क्योंकि इसके अपने खुद की थ्योरीज हैं, इसके खुद के अपने अप्रोचेज हैं, अपने मॉडल्स हैं, ठीक है, और इसके भी अपने यू नो कई सारे थ्योरीज हैं, प्रिंसिपल्स हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी क्या है, ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी क्या है, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी क्या है, लीडरशिप और मोटिवेशन का। सो we'll be looking into different thinkers and this is again a very interesting one, like क्योंकि देखो पॉलिटिकल या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट जस्ट अबाउट द कंट्री। अगर आप एक कोई दुकान भी चला रहे हो ना तो उस दुकान को सही तरीके से चलाना इज एन एडमिनिस्ट्रेशन।
अगर आप घर को सही तरीके से नहीं चला सकते, आप अपने फैमिली मेंबर्स को किस तरीके से उनके साथ एडमिनिस्टर कर रहे हो। एडमिनिस्ट्रेशन तो मुझे लगता है कि सबको ही पता होना चाहिए। इसमें मॉडल्स हैं, बहुत सारे आइडियोलॉजीज हैं, एंड ये सब रियल लाइफ बेस्ड हैं। तो आप इस सब्जेक्ट से काफ़ी कुछ सीख सकते हो इन योर रियल लाइफ एज वेल। क्लियर? नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेशन के बाद लेट्स हैव अ क्वेश्चन। अभी 2022 में ये क्वेश्चन आया था that the rise and growth of concept of new public administration can be traced to Honey Report, Minorbook Conference, Philadelphia Conference और the Public Administration in a time of turbulence। अब ये क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन होते हैं ना, दिस इज ऑल्सो वेरी फेवरेट पार्ट ऑफ यूजीसी नेट। क्रोनोलॉजी पूछता है कौन सा इवेंट कब हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, जितने भी इवेंट्स उनको समझना है, अच्छा उस इवेंट में क्या हुआ था, और तब आप उसको टाइम स्केल के अकॉर्डिंग क्या करोगे, रिलेट कर पाओगे। जैसे अगर आप देखो तो हनी रिपोर्ट ऑन पब्लिक सर्विस वाज सबमिटेड इन 1967। Then we have the Philadelphia Conference. This was on the theory and practice of public administration. Now this was again on 1967. इसके अलावा मिनोरबुक कॉन्फ्रेंस था 1968 में, और जो दूसरा हुआ था वो 1988 में हुआ था। So अगर आप कॉन्फ्रेंसेस को, जितने भी पॉलिसीज आ रही हैं उनको सही तरीके से समझोगे, देन यू विल हैव अ गुड आइडिया। जैसे दिस इज समथिंग फ्रॉम हनी रिपोर्ट, ठीक है। सो ऐसे छोटे छोटे जो नोट्स हैं हम बनाएंगे कि किस तरीके से आप हर एक रिपोर्ट को, आप रिपोर्ट का मतलब ये नहीं कि आप 10, 15, 20 पन्ने का पूरा रिपोर्ट पढ़ने बैठ जाओ, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, राइट। इन्होंने बेसिकली काम किया था द स्टेटस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स थे, जैसे शॉर्टेज ऑफ रिसर्च फंड, लैक ऑफ कंस्ट्रक्टिव आर्ग्यूमेंट, कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक सब्जेक्ट है, साइंस है, या फिर एक प्रोफेशन है ना। तो इसके ऊपर इन्होंने अपनी रिपोर्ट्स वगैरह दी थी। नाउ दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वन। नेक्स्ट जो है दैट इज योर गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया। नाउ दिस टर्म गवर्नेंस, ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। एक पॉलिटिकल साइंस का मतलब है क्या, स्टेट, स्टेट का मतलब है गवर्नेंस, ठीक है, गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट का काम है गवर्नेंस, राइट। सो like here are the MCQs, yeah, what are the various features of governance, governance में क्या चीज़ें हमें देखनी है, what is good governance, ठीक है, what are the various factors of good governance, कैसे good governance, what are the citizen charter acts, क्या होता है, उसका काम क्या होता है, इलेक्शन कमीशन क्या है, बहुत सारी चीज़ों को हम देखने वाले, CIC क्या है, CVC क्या है, डिफरेंट बॉडीज़ को देखेंगे हम, और पब्लिक पॉलिसी एज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ना, जैसे NHRM है, RTE है, मनरेगा है, फूड सिक्योरिटी, ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग, हेल्थ, सैनिटेशन, ये सारे टॉपिक्स हैं यहाँ पे। सो अगेन इट्स वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग वन, राइट। सो या नेक्स्ट, इसके बाद जो हम बात करने वाले हैं, या लाइक अगेन क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं आपको बुक से रिलेटेड, ठीक है। जैसे ये नेशनलिज्म मिथ एंड रियलिटी, दिस इज अ बुक फ्रॉम बॉयड सी शेफर्ड, द नेशनलिज्म एडिक्यूट की है, ठीक है। सो अगर आप इन चीज़ों को ध्यान से पढ़ोगे, लाइक फिल्टर्ड कंटेंट पढ़ोगे, बिकॉज पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट इज क्वाइट लेंदी, अगेन यू हैव टू सप्लीमेंट इट विद करंट अफेयर्स, दोनों ही चीज़ों को बैलेंस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा MCQ प्रैक्टिस करना है। एंड व्हाट वी डू हियर, लाइक कोई भी टॉपिक करा MCQ करा, कोई भी टॉपिक करा MCQ करा। सो व्हेन यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट और उसके साथ साथ MCQs को सॉल्व करते हो, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करते हो, सो योर 50% ऑफ हार्ड वर्क इज डन। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, ओनली रिवाइज द टॉपिक्स, बी कॉन्फिडेंट, एंड यस, सही तरीके से एलिमिनेशन मेथड से आपको पेपर को लगाना है। इफ़ यू फॉलो दिस राइट अप्रोच देन डेफिनेटली JRF इज़ वेरी इजी टू क्रैक। ओके, मैं नेट की बात ही नहीं करती हूँ अपने स्टूडेंट से कि हाँ नेट क्रैक करो। वाई टू क्रैक नेट, यू हैव टू क्रैक JRF, है ना। JRF को टारगेट बनाओ। वो कहते हैं ना बचपन में कि 100 नंबर का टारगेट करोगे तभी तो 95 लाओगे। अब तुम 35 नंबर का टारगेट करके जाओगे तो फिर तो फेल ही होना है। क्लियर। सो अपने को फेल नहीं होना है, वी हैव टू फोकस ऑन बेटर preparation, right approach with right guidance. So I hope this has provided you a good insight. आपको चीज़ें पता चली हैं, सिलेबस के बारे में पता चला है, because syllabus understanding is very important, then only you can approach the content. So thank you so much students, and मिलते हैं next lecture में, or maybe at our New Delhi premise.
Thank you so much. Have a good day.